हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे किरण प्रकाशिकी का टॉपिक, और जहां पर हम समतल दर्पण के सतह से परावर्तन पर चर्चा करेंगे, अपवर्तन पर चर्चा करेंगे, और इससे संबंधित विशेष हम यहां पर फॉर्मूले पर चर्चा करने वाले हैं। तो ये एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे आपके लिए तैयार किए गए हैं दोस्तों, तो इसलिए आप बिल्कुल इनको नोट तैयार कीजिएगा। और साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं परावर्तन के नियम। तो बात करते हैं दोस्तों, जब कोई समतल सतह पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, तो वो जब एक ही माध्यम में, जिस माध्यम में किरण आती है, अगर उसी माध्यम में किरण लौट जाती है, दूसरे माध्यम में नहीं जाती, तो इसको हम परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परावर्तन के नियम में क्या होते हैं कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और जो नॉर्मल है यानी कि अभिलंब जो है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो आई, आर एंड एन सभी एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो कोण आई है, वो कोण आर के इक्वल हो जाता है, यानी कि जिसको आपतन कोण बोलते हैं और परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जो ये नियम जो है, सभी प्रकार की सतहों, जैसे कोई वक्री हो, समतल हो, चिकनी हो, खुरदरी हो, किसी प्रकार की सतह हो, तो उन सभी के लिए मान्य होता है। ठीक है, अब इसके अंदर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, पहली बात, समांग माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर माध्यम समांग है, तो उसमें प्रकाश किरण क्या होती है, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, दूसरा, प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी कहीं पर, उस पॉइंट पर जो है प्रकाश किरणें एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड है, यदि प्रकाश किरण दिशा उलट दी जाए, तो वह पूर्व मान का ही द्वि-अनुगमन करती है। यानी कि अगर कोई प्रकाश किरण के डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे, तो उसी को फॉलो करेगी जहाँ से वो किरण आई थी। ठीक है, तो ये इनके 3 पॉइंट होते हैं। एक तो समांग माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा, प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। तीसरा है, यदि प्रकाश किरण की दिशा उलट दी जाए, तो वह पूर्व मान का द्वि-अनुगमन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार के नोट्स आप बिल्कुल तैयार कर लें। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं दोस्तों, तो इसमें हमने परावर्तन भी पढ़ा और परावर्तन के नियम भी पढ़ लिए, और साथ ही जो है उस पे आधारित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब समतल दर्पण में परावर्तन के क्या गुण होते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसी समतल दर्पण में अगर परावर्तन होता है, तो उसमें परावर्तन के क्या-क्या गुण होते हैं? पहला है, जो प्रतिबिंब है वो हमेशा उसी आकार का व दर्पण के पीछे कुछ दूरी पर होगा जितना वस्तु इसके सामने रखी हुई है। तो अगर कोई समतल दर्पण है, तो इसमें परावर्तन को अगर हम समझें, तो प्रतिबिंब क्या होगा, उसी आकार का बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे कुछ दूरी पर होगा, उतनी दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने रखी हुई है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को दोस्तों, अगर हम किसी मिरर यानी कि किसी समतल दर्पण के ठीक सामने 3 मीटर की दूरी पर रखेंगे, तो वो मिरर के अंदर भी 3 मीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाती है, 6 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है समतल दर्पण में परावर्तन। दूसरा है कि जब वस्तु क्या होगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु वास्तविक हो तब क्या होगा, और जब प्रतिबिंब के रूप में हो तब क्या होगा। तो वास्तविक हो तो आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान समझें। अगर वस्तु जो है वास्तविक है, जैसे ओ ओ डैश यहाँ पर वास्तविक लिया था हमने, तो वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, इमेजिनरी बनेगा। और वस्तु आभासी हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट ही इमेजिनरी हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसा आपका ये दिखाया गया है, ये आपका इमेजिनरी है, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। जो डॉट लाइन से बनाया जाता है वो इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वास्तविक स्थिति को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर परावर्तन की स्थिति में, अगर ओ डैश जो है अगर आपका वास्तविक है, तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, इमेजिनरी बन गया।
सेकंड पॉइंट है, जब वस्तु दर्पण के बिल्कुल सामने हो तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा खड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जब वस्तु दर्पण के ऊपर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझें कि अगर वस्तु दर्पण के बिल्कुल ठीक सामने है पर तो प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही बनता है। ऐसा किसमें होता है? समतल दर्पण में। और अगर वस्तु दर्पण के ऊपर से रखी हो तो प्रतिबिंब नीचे को उल्टा बनेगा। तो ये आप कॉमन वे में आप समझ सकते हैं कि आप दैनिक जीवन में इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना? अगला है, जब विस्तारित वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब एक दर्पण का प्रत्येक भाग बनाता है तथा प्रतिबिंबों का अध्यारोपण दर्पण के प्रकाश परावर्तित क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब वास्तविक वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब एक दर्पण का प्रत्येक भाग बना रहा है तो प्रतिबिंबों का अध्यारोपण क्या होगा? दर्पण के प्रकाश परावर्तित क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। इससे क्या होता है, ये हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर इसको समझाया जा सकता है। यानी कि हम जब हाइगेंस का सिद्धांत स्टडी करेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, यद्यपि दर्पण का प्रत्येक भाग एक वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाता है पर हम प्रतिबिंब के उसी भाग को देख पाते हैं जिससे प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद हमारी आंखों पर पहुंचता है। तो कोई भी दर्पण का जो है प्रत्येक भाग वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बना लेता है, ठीक है। तो अगर हम किसी वस्तु को दिखाएंगे वो दर्पण के आगे जितना हिस्सा दिख रहा हो तो उसका पूर्ण प्रतिबिंब तो दर्पण बनाता ही है, लेकिन हम प्रतिबिंब उस केवल उसी भाग को देख पाते हैं जिससे प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद हमारी आंखों में पहुंचता है। अब जो हिस्से का परावर्तन हमारे आंखों में नहीं पहुंच रहा हो तो उसको हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। इस चीज़ के परावर्तन का नियम होता है। अगला है, जो विचलन यानी कि जो डेल्टा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण की दिशाओं के मध्य कोण होता है विचलन कोण। और तब यदि प्रकाश एक आपतन कोण आई से आपतित हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में डेल्टा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस आई प्लस आर, ठीक है। पाई माइनस क्या होता है? आई प्लस आर होता है। और यहाँ पर आप समझें कि आई और आर क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो आई इक्वल टू जब आर होगा तो यहाँ पर आई और आर दोनों सेम हो जाएंगे। तो आर की जगह पे हम आई रख सकते हैं। तो आई प्लस आई 2i बन जाएगा, तो पाई माइनस 2i इसका आंसर तब बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपतित किरण को स्थिर रखा जाए। अब जो इंसिडेंट रे है, अगर ये किरण जो है अगर ये स्थिर रहेगी तो ऐसी स्थिति में दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाए तो दर्पण के पृष्ठ के सापेक्ष के जो अक्ष के सापेक्ष हैं वो परावर्तित किरण 2D कोण पर घूमेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब उसको स्थिर रखा जाएगा तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जो है वो एंगल जो बनेंगे वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो जब आपतित किरण को स्थिर रखेंगे हम तो उसमें क्या होगा कि दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाने पर तो दर्पण के पृष्ठ के अक्ष के सापेक्ष परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूमेगी। तो यहाँ पे एंगल जब थीटा होगा तो दूसरे में क्या हो जाएगा? 2 थीटा का एंगल बनता रहेगा, ठीक है। तो एंगल का इस तरीके से चेंज होते रहता है जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। अगला है, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से चल रही है तो प्रतिबिंब समतल दर्पण की तरफ माइनस v चाल से गतिशील रहेगी, ठीक है। तो अगर स्पीड इसकी v चाल से है, जैसा आप किसी दर्पण के आगे जाते हैं तो अगर हम दर्पण की ओर देखते हुए चलें दर्पण की ओर को तो सामने जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो भी दर्पण की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी चाल जो है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की चाल क्या होती है? वो भी वी होती है और हमारी चाल भी वी रहती है। तो दोनों की चाल जो है प्रतिबिंब की ओर चलती है और दर्पण की ओर को होती है और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। प्रतिबिंब की चाल वस्तु के सापेक्ष क्या होगी? माइनस भी यानी कि माइनस का 2v हो जाएगी, ठीक है। माइनस 2v जो है इसकी चाल हो जाती है। अगला है, जब दो समतल दर्पण जो एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं तथा एक वस्तु को उसके मध्य रखा जाता है तब बहुगुणित परावर्तन के कारण क्या होता है? एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं।
तो प्रतिबिंब ज़्यादा बनते हैं। अब कितने बनते हैं इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। तो प्रतिबिंबों की संख्या या तो n या तो 360 डिग्री बटे थीटा या 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1 होता है। और इस स्थिति के अनुसार क्या हो जाता है टोटल, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें टोटल जो एंगल बनते हैं वो बनते हैं 360 अपॉन थीटा माइनस 1 प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम जितने कोण पर अगर हम इसको दर्पण को अगर घुमाएं तो उसके बीच जो वस्तु होएगी उस वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे जितने एंगल पर हम उसको घुमा रहे हैं। यानी कि 360 अपॉन में जितने एंगल पर हमने घुमा दिया, माना 60 डिग्री पर हमने घुमा दिया माइनस 1, ठीक है। तो कितने प्रतिबिंब बन गए देखो यहाँ पे, ये से कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36, यानी कि 6 माइनस 1, यानी कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगर हमने कहा पहले राउंड में मिनिमम 60 डिग्री पे हम उसको घुमा लेते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री पे कैसे घुमाना है आपको देख लेते हैं चित्र में, देखिए ये है। अब इसमें 60 डिग्री पे कैसे घुमाया गया आप समझ रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर अगर हम 60 डिग्री इसको रखते हैं ऑब्जेक्ट को घुमा के, मतलब इस दर्पण को घुमा के, तो ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा जाता है। तो इस ऑब्जेक्ट के कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे, टोटल 5 प्रतिबिंब बनेंगे। अगला है दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जिसमें एच ऊंचाई का आदमी अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके, वो होती है एच अपॉन 2। अब आदमी जो है एच ऊंचाई का है, माना 10, अगर कोई भी व्यक्ति है अगर वो 5 फीट ऊंचा है तो उस आदमी का पूरा प्रतिबिंब देख सके उसके लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 5/2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 5/2 होनी चाहिए। यानी कि अगर वो 5 फुट का व्यक्ति है उसको पूरा अपने को देखना है तो उसका जस्ट आधा उसकी जो है दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी जरूरी है, ठीक है। अगला है थीटा कोण पर झुके दो दर्पणों से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण का कुल जो विचलन होता है। अब ऑब्जेक्ट अगर थीटा कोण पर झुका हुआ है और उस पर झुके हुए दो दर्पणों के परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण का कुल विचलन होता है वो थीटा बराबर, सॉरी, डेल्टा बराबर होता है 2 पाई माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा उसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। सॉरी, 360 माइनस थीटा। जो विचलन, क्योंकि जो विचलन कोण होगा वो 2 पाई होगा, तो आपके इस हिसाब से हमारा डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 180 और माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा डिग्री पर ये एंगल होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन कोण, डेल्टा का मान होता है ये। अगला वैल्यू है 13th, एच ऊंचाई वाली जो दीवार को देखने के लिए दर्पण का आकार स्मॉल एच, जबकि प्रेक्षक दीवार तथा दर्पण के मध्य में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दीवार है और यहाँ पर जो है दर्पण है। अब इन दोनों के बीच में अगर एक व्यक्ति है वो देख रहा है, ठीक है, तो उसके मध्य में स्थित है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा दोनों साइड को, है ना। तो ये जो है दर्पण है एच ऊंचाई का और कैपिटल ऊंचाई की ये दीवार है। अब इनके बीच में एक प्रेक्षक बैठा है, तो प्रेक्षक क्या करेगा, पहले तो इधर की ओर को देखेगा तो उसको दीवार दिखेगी, ठीक है। और अगर इधर साइड देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, यहाँ से दर्पण की स्थिति की वो रहेगी। अब दर्पण तो एक ही है, दर्पण एक ही है, तो दीवार ही उसको क्या होगी कि दर्पण के अंदर दिखाई देगी, ठीक है। तो इस आधार पर जो इसके जो मध्य जो संबंध है वो एच बराबर है एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल में एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एच। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट है, यदि प्रेक्षक दीवार तथा दर्पण के बीचों बीच स्थित है तो संपूर्ण दीवार को देखने के लिए दर्पण का आकार दीवार का 1/3 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट और उसके बीच में अगर ठीक बीचों बीच में अगर व्यक्ति खड़ा है, दर्पण और वस्तु के बीचों बीच में व्यक्ति खड़ा है,
तो उसको दर्पण का आकार देखने के लिए कितना होना चाहिए उसके पास? 1/3 होना चाहिए, ठीक है? 1/3 जो है उसकी ऊँचाई होनी ज़रूरी है। तो दर्पण का आकार जो है 1/3 होना चाहिए दीवार के आकार के सामने, ठीक है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे नए टॉपिक पर। नया टॉपिक हमारा रहेगा वक्रीय सतह से परावर्तन, यानी कि कर्व्ड सरफेस अगर है तो उससे रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो कर्व सरफेस क्या होता है? वो होता है गोलीय, स्फेरिकल होता है, ठीक है ना? तो आपके पास गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है? तो अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण क्या होते हैं? गोलीय होते हैं, क्योंकि ये गोलाकार कांच से काटे जाते हैं, ठीक है? तो अवतल और उत्तल आपने देखा ही होगा, कॉमन सी बात है। साइंस के स्टूडेंट हैं तो दर्पण तो सभी ने देखे ही हैं। फिर भी हम इसको जो है कॉमन तरीके से विद डायग्राम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस गोले से इस कांच के टुकड़े को काटा जाता है, उसका सेंटर जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वीचर, यानी कि वक्रता केंद्र उसको बोलते हैं। तो इस डायग्राम को स्टडी करेंगे तो यहाँ पर हमारा M1 हो जाएगा इस पॉइंट पर, और इसको हम बोल देंगे M2, ठीक है? M1 और M2 हो गया। इन दोनों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमारा C है, ठीक है? वक्रता केंद्र है। और C और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक पॉइंट हमने मान लिया B, जिसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर P जो है, सॉरी, ये एक F की तरह काम कर सकता है, फोकस दूरी हो सकती है। यहाँ पर हमारी फोकस दूरी होगी, ये ध्रुव हो गया और ये वक्रता केंद्र होता है। अब वस्तु से एक किरण आई है और इस दर्पण से क्या हो जाती है? टकरा कर निकल जाती है। तो इस टकराई हुई किरण को अगर हम बात करें तो ये फोकस पॉइंट पर जो है प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर पी एफ का मतलब फोकस डिस्टेंस, और आर आर इक्वल टू पी सी का मतलब है एक वक्रता त्रिज्या, ठीक है? तो ये वक्रता केंद्र ये हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है? आगे अगर समझें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास द्वारक की बात आती है। एपर्चर बोलते हैं इसको, एपर्चर। एपर्चर के लिए दर्पण के प्रकाश परावर्तित क्षेत्र का प्रभावी व्यास। तो ये जो प्रभावी व्यास है इसका, ये इसका जो व्यास है उसको हम एपर्चर यानी कि द्वारक कहते हैं, ठीक है? दर्पण का सूत्र कॉमन सा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है? तो ये 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या है? 1/f के इक्वल होता है, और ये बहुत आसान सा फॉर्मूला यहाँ पर होता है। अब हम बात करते हैं कॉमन से फैक्टर की, जिसको हम बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। तो दर्पण के प्रकाश परावर्तन क्षेत्र का प्रभावी व्यास, यानी कि जिस हिस्से से प्रकाश किरण जो है प्रभावी तरीके से परावर्तित हो रही है, उसके लिए सूत्र हमको पता होना चाहिए। 1/v इक्वल टू 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फोकस दूरी का फॉर्मूला भी इसको कहते हैं, ठीक है? तो यू वी एफ अगर क्रमशः वस्तु की दूरियां हैं, प्रतिबिंब की दूरियां और फोकस दूरियां हैं, तो हम क्या कहेंगे? 1/v इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है? तो ये भी पता होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है आवर्धन क्षमता। तो जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m इज इक्वल टू होता है h डैश अपॉन h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है? तो ये मेन फॉर्मूला हो जाता है। और m इज इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है, m इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी अपॉन यू भी h का ही फॉर्मूला होता है, सॉरी, m का फॉर्मूला। आवर्धन को दोस्तों हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, और ये मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला होता है। तो मैग्निफिकेशन आपको तैयार हो जाएगा, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है? और या इसको हम कहेंगे माइनस वी अपॉन यू, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस
आगे बात करते हैं, अगर हम कार्टेशियन चिन्ह पद्धति की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें इनकी जो चिन्ह पद्धति होती है उसको समझना ज़रूरी है। इसमें क्या होता है, पहली बात तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं तथा पी मूल बिंदु इनका होता है। तो पी का मतलब हो गया पोल, और इस पोल के अकॉर्डिंग मापी जाती है। अगर लेफ्ट साइड की दूरियां होंगी तो माइनस की होंगी, पोल से राइट हैंड साइड की दूरियां पॉजिटिव होंगी, ठीक है। दूसरा जो ध्रुव के दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक और ध्रुव के बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक लेते हैं, यानी कि ऊपर को जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और नेगेटिव नीचे को जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होंगी। अविलंब से नापे गए कोण घड़ी की सुई के घूमने के विपरीत दिशा में धनात्मक लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखिए, अगर ये हम घड़ी की दिशा के जो अभिलंब है, ये अब अगर हमने ये अभिलंब खींच दिया, तो इस अभिलंब से क्या होगा, इससे नापे गए कोण घड़ी की सुई घूमने की विपरीत दिशा में। अगर हमको सुई के घूमने की, सुई तो इस तरीके से घूमती है, और इसके विपरीत दिशा में अगर हमको दूरी लेनी हो, तो विपरीत दिशा में हमेशा क्या ले लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव इसको लिया जाता है डिस्टेंस को। इस पर जो न्यूटन ने सूत्र दिया था दोस्तों, वास्तविक वस्तु और तथा वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति आपस में बदली जा सकती है, और जिसको हम आई डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, जो एच जो ऊंचाई होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई होगी, वो अंडर रूट I1 I2 की इक्वल होगी। तो इस चीज़ को समझेंगे कि अगर वो वास्तविक वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब अगर प्राप्त हो रहा हो, तो इनकी स्थिति को आपस में बदला जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो एच इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट I1 I2। अब जहाँ पर I1 क्या है, वो -V/U एच ओ है, ठीक है। तो एच ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी भी इसको हम कह सकते हैं, या ऑब्जेक्ट की ऊंचाई हम इसको कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V/U एच ओ हो जाएगा, और I2 इज इक्वल टू हो जाएगा -V/U, यानी कि U/V, ये अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, पूरा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर I1 आपने देख लिया होगा कि -V/U एच ओ हो जाएगा, और I2 की वैल्यू हो जाएगी -U/V एच ओ हो जाएगी, ठीक है। दोनों वैल्यूज अपोजिट होती हैं। अगला है, यदि कोई वस्तु जो है क्या करेगी, यदि वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव के स्थान पर फोकस से नापी जाती है, तो वस्तु और प्रतिबिंब की जो दूरियां हैं, अगर वो ध्रुव के स्थान पर से फोकस से नापी जाती है, तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आपका XO/Y1 = F² होगा। अब यहाँ पर आप समझिए, जो इसका जो सेंटर है O से, यहाँ से लेके पोल तक की दूरी को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको हम एफ से ओ तक की दूरी XO होगी, और फोकस दूरी बिंदु से जो है ध्रुव तक की दूरी F होगी। तो ये जो है XO/Y1, ठीक है, XO और Y1 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, वो F² के इक्वल होगा, यानी कि फोकस दूरी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जहाँ XO/YI तथा F वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी होती है। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है आपका, XO = वस्तु की दूरी, और YI = प्रतिबिंब की दूरी, और F = फोकस दूरी। तो इनके बीच एक रिलेशन देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये था हमारा जो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विशेष क्लास थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे समतल सतह पर अपवर्तन पर, हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, और इस पर आधारित बहुत सारे एमसीक्यू प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, सॉरी, और फॉर्मूले पर भी चर्चा किया। तो नेक्स्ट क्लास हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, और हम लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड करने का प्रयास कराएंगे,
और जिसमें केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम नोट्स के तौर पे यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। तो इसको आप ज़रूर नोटिस करते रहिएगा जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। और जैसे ही इसकी थ्योरी कंप्लीट होएगी तो हम इसके एमसीक्यू प्रश्नों को भी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जो भी अभ्यर्थी फिजिक्स के कैंडिडेट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जब फिजिक्स की लगातार क्लासेज यहाँ पर प्रोवाइड होंगी तो आपको एक बेहतरीन नोट से प्रिपेयर करने का मौका मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।